ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति का जबरदस्त मजाक उड़ाया है और कहा है कि जो सपने तुम ईरान के बारे में देख रहे हो उन सपनों को तुम अपने कब्र तक ले जाओगे। सरल शब्दों में याद कीजिएगा अमेरिका ने क्या कहा था कि ईरान बिना शर्त समर्पण करे, सरेंडर करे। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि तुम्हारे ये सपने सपने रह जाएंगे या फिर तुम इन्हें अपने कब्र तक लेकर जाओगे। मगर अगर हम जमीन की बात करें दोस्तों तो कई खबरें सामने उभर कर आ रही हैं। इसमें दो राय नहीं है कि ईरान के अंदर व्यापक तबाही हो रही है। वहां के एयरपोर्ट्स पर हमला किया जा रहा है और ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मगर जो बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिका के 2 थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। और बात वहां तक नहीं रुकती। दक्षिणी इराक में अमेरिका के 2 तेल टैंकर हैं, 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं और इसमें अमेरिका का मालिकाना हक है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने उस पर प्रहार किया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि थर्ड मिसाइल सिस्टम को कितना और कितने बड़े व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि अब इस जंग में रूस की मौजूदगी सामने उभर कर आ रही है। जी हां, सीएनएन ने बताया है कि अब रूस खुलकर हर गुजरते लम्हे के साथ इस जंग में शामिल होता दिख रहा है और यह अमेरिका और इस्राएल के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब है। मगर सबसे पहले आपके सामने अल जजीरा की एक खबर, और इस खबर में आप देखिएगा किस तरह से दक्षिणी इराक में अमेरिका की 2 तेल रिफाइनरीज पर ईरान ने हमला किया है और तस्वीरों से आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि तबाही कितनी हुई है। देखा जाए। Have broken out at the facilities of 2 US oil firms in southern Iraq after a drone attack on Friday. Multiple drones were fired at a compound in Basra. It contains employee residences as well as offices and warehouses belonging to the US firms Halliburton and KBR. Basra is Iraq's main oil hub in the south and hosts numerous international energy companies. और जैसे मैंने बोला, बात यहां पर रुक नहीं रही है। अब इस जंग में रूस पर्दे के पीछे से ईरान की सीधी मदद कर रहा है और बात यहां नहीं रुक रही है। आने वाले दिनों में इस जंग में चीन के शामिल होने की भी जमीन तैयार हो रही है। और मैं स्पष्ट कर दूं, जब मैं शामिल होने की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि रूस, ईरान और चीन एक साथ युद्ध लड़ेंगे, नहीं। यानी कि रूस और चीन दोनों किसी ना किसी तरीके से ईरान की मदद कर रहे हैं। और जहां तक ईरान की बात है, वो लगातार खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका को अंधा कर रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि उसके 2 बेसिस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में आधा दर्जन जगहों पे, कम से कम 6 से 7 जगहों पर अमेरिका की थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसे भी ईरान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कैसे, गौर फरमाएं। अब तक सार्वजनिक तौर पर जो जानकारी कंफर्म हुई है उसके मुताबिक ईरान ने 2 थर्ड बैटरियों के रडार हिस्सों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कई पूरे थर्ड सिस्टम पूरी तरह नष्ट कर दिए हों, ऐसा साफ साफ कंफर्म नहीं हुआ है। गौर फरमाएं दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और इस्राएल पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है। खबर क्या कह रही है कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, यानी कि उसकी गुंजाइश बनी हुई है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन से 2 बेसिस हैं जहां पर ये थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स मौजूद थे। गौर फरमाएं। पहला, यूएई में थर्ड रडार पर हमला, और यह है अल रुवाइस में। ईरान की आईआरजीसी और सरकारी मीडिया तस्नीम फार्स ने दावा किया है कि यूएई के अल रुवाइस में मौजूद थर्ड साइट को निशाना बनाया गया है और वो काम करने लायक नहीं रही है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग और सैटेलाइट विश्लेषण से संकेत मिलता है कि उस थर्ड बैटरी का AN-TPY-2 रडार हिट होकर नष्ट हो गया है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, ये AN-TPY-2 है क्या? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है AN-TPY-2 रडार सिस्टम, जिसे नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या जानकारियां मिल रही हैं, गौर फरमाइए। अनुमान है कि इससे लगभग 300 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। कई रिपोर्ट इसे थर्ड सिस्टम नष्ट कहना शुरू कर देती हैं, लेकिन तकनीकी रूप से रडार और उससे जुड़े उपकरण के नष्ट होने की पुष्टि है। लॉन्चर और इंटरसेप्टर मिसाइलों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है।
गौर फरमाइए, 300 से 500 मिलियन डॉलर। और मैंने आपसे क्या कहा था कि रोज अमेरिका के 891 मिलियन डॉलर्स का खर्चा हो रहा है। आपको अंदाजा है कि जब यह युद्ध खत्म होगा तो अमेरिका को आर्थिक तौर पर इसका कितना नुकसान पहुंचने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। अब आपकी स्क्रीन पर वो दूसरी जगह जहां थार्ड मिसाइल सिस्टम पर प्रहार किया गया है, गौर फरमाएं। जॉर्डन में थार्ड रडार नष्ट, मुफावक सॉल्टी एयरबेस। CNN, ब्लूमबर्ग आदि ने सैटेलाइट तस्वीरों और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि जॉर्डन के मुफावाक सॉल्टी एयर बेस पर मौजूद थार्ड से जुड़ा ANTPY-2 रडार नष्ट हो गया है। तस्वीरों में रडार और सपोर्ट इक्विपमेंट के पास बड़े क्रेटर दिखाई देते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने भी माना कि इससे क्षेत्र की मिसाइल डिफेंस क्षमता को बड़ा झटका लगा है। ये दोनों घटनाएं गैर ईरानी स्रोतों से भी कंफर्म मानी जाती हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये जो थार्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये है क्या और दुनिया में कौन कौन सी जगहों पर यह मौजूद है? इन दोनों सवालों के जवाब अब मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले, क्या है थार्ड? थार्ड एक मोबाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो एक बहुत शक्तिशाली रडार और कई ट्रक माउंटेड लॉन्चरों के आसपास बना होता है। दुनिया में इसके बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं है, लेकिन ज्यादातर अमेरिका और उसके कुछ सहयोगी देशों के पास हैं। अब वो अहम सवाल, दुनिया में कितने थार्ड सिस्टम हैं? तो गौर फरमाएं, 2024 के अंत तक अमेरिकी सेना के पास 7 सक्रिय थार्ड बैटरियां थीं और एक 8वीं बन रही थी। 2025 के आसपास लॉकहेड मार्टिन के अनुसार दुनिया में लगभग 9 ऑपरेशनल थार्ड बैटरियां थीं, जिनमें 7 अमेरिका की, 2 UAE की थीं। इसके अलावा सऊदी अरब और इस्राइल के लिए भी अतिरिक्त सिस्टम आने वाले थे। 2025 की शुरुआत तक अमेरिका और उसके सहयोगों को मिलाकर लगभग 800 थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइल दी जा चुकी थी। अब मैं आपको बताने जाने वाला हूं दोस्तों कि इस वक्त ये थार्ड मिसाइल सिस्टम कहां कहां तैनात है। तो आपकी स्क्रीन पर एक एक करके, गुआम जो कि अमेरिका का क्षेत्र है, यहां 2013 में एक थार्ड बैटरी स्थायी रूप से तैनात है ताकि वहां के अमेरिकी बेस को उत्तर कोरिया या चीन की मिसाइलों से बचाया जा सके। अब दूसरा है दक्षिण कोरिया में सियांगजू। 2017 में यहां पर एक अमेरिकी थार्ड बैटरी तैनात की गई थी। तीसरी जगह है संयुक्त अरब अमीरात, दुनिया का पहला विदेशी देश जहां थार्ड तैनात है, वो पहला विदेशी देश जिसने थार्ड खरीदा। इसके अलावा सऊदी अरब ने 7 तक थार्ड बैटरियों के लिए अनुबंध किया है। पहली बैटरी 2025 में ऑपरेशनल घोषित हुई, बाकी धीरे धीरे डिलीवर की जा रही हैं। इसके अलावा इस्राइल, जी हां, इस्राइल की अगर बात करें तो इस्राइल में 2025 के दौरान अमेरिका ने कम से कम एक थार्ड बैटरी UAE से स्थानांतरित की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दुनिया में कहां कहां यह अमेरिकी सिस्टम तैनात है और इसमें 2 में ईरान ने तबाही मचा दी है। और दूसरी तरफ इस्राइल भी लगातार ईरान पर तबाही मचा रहा है। यह नजारा है मेहराबाद एयरपोर्ट का, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कंफर्म्ड खबरें कहां से आ रही हैं ईरान में तबाही की। और जहां तक इस्राइल की बात है, वहां पर पूरा कंट्रोल है और वहां से कोई तस्वीरें और कोई वीडियो सामने नहीं आ रही हैं कि वहां कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, क्योंकि इस्राइल ने उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। और इसका जिक्र लगातार मैं अपने कार्यक्रम में करता रहा हूं। मगर CNN की एक खबर जिसने बवाल मचा दिया है, और वो खबर क्या है? उस खबर के मुताबिक अब इस युद्ध में रूस की एंट्री हो गई है। कैसे? गौर फरमाएं। CNN और दूसरे भरोसेमंद स्रोतों के अनुसार रूस अभी सीमित लेकिन असली तरीके से ईरान की मदद कर रहा है, जबकि चीन फिलहाल ज्यादा सावधानी बरत रहा है और सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। दोनों देशों के पास भविष्य में मदद बढ़ाने के विकल्प हैं, लेकिन वे खुला युद्ध टालना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं रशिया की। रशिया इस वक्त ईरान के साथ किस तरह का सहयोग कर रहा है, गौर फरमाएं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार रूस ईरान को अमेरिकी सैनिकों, जहाजों और विमानों की लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी दे रहा है, जो मुख्यतः सैटेलाइट इमेजरी के जरिए मिलता है।
इसे युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का पहला स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। हालांकि अभी यह साबित नहीं हुआ है कि किसी खास हमले में रूसी टारगेटिंग सीधे इस्तेमाल हुई है। और सबसे बड़ी बात, यह सहयोग नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने रूस को शाहिद ड्रोन और मिसाइलें दी थी। यूक्रेन युद्ध में रूस ने ईरान को मिसाइल और सैन्य तकनीक में सहयोग दिया गया है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त रशिया ईरान की मदद कर रहा है इंटेलिजेंस शेयरिंग में। और आप जानते हैं दोस्तों, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट इमेजरी, यानी सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें मिल रही हैं वो बहुत जरूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके जरिए आपको पता चलता है कि अमेरिकी ठिकाने कहां पर हैं और तब आप सटीक अंदाज में वहां हमला करते हैं। और यही मदद रशिया कर रहा है ईरान की। अब हम बात करते हैं चाइना की, द चाइनीज फैक्टर। चीन इस वक्त इस युद्ध में कितना शामिल है, गौर फरमाएं। अमेरिकी खुफिया आकलन के मुताबिक चीन संभवतः ईरान को आर्थिक मदद, स्पेयर पार्ट्स और मिसाइल कंपोनेंट देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने खुलकर युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। चीन ईरान के तेल पर बहुत निर्भर है, इसलिए वो चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खुला रहे ताकि तेल की सप्लाई जारी रहे। इसके अलावा चीन लंबे समय से ईरान को डुअल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स गाइडेंस सिस्टम दे रहा है, साइबर और सर्वेलांस सिस्टम, आर्थिक निवेश और व्यापार देता रहा है। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, अभी आपके जहन में सवाल होगा कि आने वाले दिनों में रशिया और चाइना इस युद्ध में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो इसका आसान सा जवाब है, जब तक अमेरिका और इस्राएल रूसी ठिकानों या चाइनीज ठिकानों पर हमला नहीं करते, तब तक रशिया और चाइना सीधे तौर में इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। यह मत भूलिए कि चाइना चाहता है कि यह युद्ध रुक जाए। यही वजह है कि कूटनीतिक बातचीत करने, डिप्लोमैटिक बातचीत करने चाइना का प्रतिनिधि इस वक्त इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वहां पहुंचा है। मगर भविष्य में क्या होगा, इस पर भी हमारी निगाह है, तो गौर फरमाएं। आगे क्या हो सकता है? नंबर 1, कम दिखने वाली लेकिन लगातार मदद। रूस की बात करें तो सैटेलाइट और सिग्नल इंटेलिजेंस देता रहेगा, मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक की सप्लाई बढ़ा सकता है, यूक्रेन युद्ध से मिली सैन्य सीख साझा कर सकता है। जहां तक चाइना की बात है, आर्थिक मदद बढ़ा सकता है, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सामान भेज सकता है, सस्ता ईरानी तेल खरीदता रहेगा, संयुक्त राष्ट्र में ईरान को कूटनीतिक समर्थन देता रहेगा। और जहां तक ईरान की बात है दोस्तों, ईरान भी जानता है कि वो खाड़ी देशों को बहुत ज्यादा नाराज नहीं कर सकता। यही वजह है कि आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां का एक ताजा बयान आया है, जिसमें उन्होंने खाड़ी देशों से माफी मांगी है। बकौल मसूद पेजेश्कियां, उनका कहना था कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं था हमला करना खाड़ी देशों पर, मगर आपको समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को अमेरिका और इस्राइल मार रहा है, हमारे सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया गया। और अब मसूद पेजेश्कियां कह रहे हैं कि हम आगे से खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेंगे। हम तभी हमला करेंगे अगर खाड़ी देशों की तरफ से अमेरिका या इस्राइल हम पर हमला करे। सुनिए मसूद पेजेश्कियां कह क्या रहे हैं। I need to apologize on behalf of myself to our neighboring countries that have come under attack by Iran. Because of the vicious assault on us, we lost our supreme leader, our compatriots and loved ones. Our armed forces, when their commanders were gone, conducted the operations that were necessary and protected our country with strength. We do not intend to conduct an assault on neighboring countries. And like I've said before, they are our brothers. We have to be hand in hand with our brothers in peace. And the Interim Council approved a decision yesterday. That decision was relayed to our forces that they should no longer attack neighboring countries unless there is an attack on Iran staged on their soil. मैं आपको तस्वीर दिखा चुका हूं मेहराबाद एयरपोर्ट की, ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट की, जहां देख सकते हैं किस तरह से आग जल रही है। इस तस्वीर में इस व्यापक पैमाने पर वहां तबाही हुई है। अब बीबीसी के पत्रकार हैं शायन सरदारीजादे, वो आपके सामने वेरीफाइड, यानी कि वो तस्वीरें जिनकी पुष्टि हो चुकी है, ईरान में कहां कहां हमला हुआ, बाकायदा वीडियो के साथ, और एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि तेहरान का एक रेजिडेंट है जो कि एकबातन जिले में रहते हैं, उन्होंने मेखदाद बेस को फिल्म किया और आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पर कितनी तबाही मची हुई है। यह है मेखदाद बेस
यह है बासिज फोर्स का मेगदाद बेस, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तबाही हुई है। अब दूसरा नजारा है तेहरान के अर्ग स्क्वायर का, और आप देख सकते हैं तेहरान के अर्ग स्क्वायर में कितनी ज्यादा तबाही हुई है इस्राएली और अमेरिकी बमबारी में। अब दूसरी तरफ यह है महाबाद का, ईरान का रेड क्रेसेंट सोसाइटी, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह पश्चिमी अजरबैजान सूबे में है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तबाही है। पूरी तरह से रबल है, पूरी तरह से बिखराव यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आपके सामने यह है मेहराबाद एयरपोर्ट, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं बाकायदा यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से एक प्लेन में आग लगी हुई है, जिससे आपको पता चल रहा है कि ईरान को भी कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, जब एक जंग चलती है ना, तो हर पत्रकार का एक कर्तव्य होता है कि वो आपके सामने दोनों जानकारियां पेश करें। इस वक्त क्या हो रहा है कि इंटरनेट में, यूट्यूब में कई पत्रकार आपको यह बतला रहे हैं कि यह जंग पूरी तरह से ईरान जीत रहा है, या फिर कई पत्रकार यह बता रहे हैं कि ईरान नेस्तनाबूद हो चुका है, मगर कहानी उसके बीचों बीच है। अभी 7 दिन हुए हैं, हम 8वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब साफ है, अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान अपनी नई मिसाइलें निकाल रहा है, उसने अमेरिका के कई इंटरसेप्टर्स को बर्बाद कर दिया है, और जैसा कि इस कार्यक्रम में मैंने आपको बताया, रूस और चीन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और अगर रशिया और भी ज्यादा एक्टिव तरीके से यहां शामिल हो जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या नहीं होने वाला है। और ये तमाम जानकारियां फैक्ट्स के आधार पर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।